हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लेक्चर पार्ट 3। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच, है ना। व्हाट इज दिस पीएच? पीएच को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, also known as potence of hydrogen। ठीक है, ये पोटेंस वर्ड का मीनिंग भी पावर ही होता है। सो इन शॉर्ट, हम किसी सब्सटेंस में या किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पीएच। तो पीएच को हम डिफाइन कैसे करें? pH is a measurement of the level or the amount of acid or base in a substance, है ना। So what is the definition of pH? pH is the level of, or you can say the amount of acid or base in a substance। ठीक है, तो कितना एसिडिक है वो सब्सटेंस या कितना बेसिक है वो सब्सटेंस, वो हम पीएच के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है ना। सो पीएच वैल्यू, और इट इज अ लेवल टू मेजर दिस, है ना। तो उसके लिए एक स्केल होती है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम 0, यानी ये 0 पीएच वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 0 to 14। ओके, तो सेंट्रल पॉइंट आ गया 7। तो अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है, इट मींस वो कैसा है? न्यूट्रल है ना। नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू उसकी 7 है, 7 से नीचे जब हम बढ़ते हैं और अप टू 0, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, सो जैसे जैसे हम 7 से नीचे बढ़ते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है सब्सटेंस का। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू मान लो कि 6, 5, 4 तक है, 6 है ना, 6 और 5 तक वैल्यू है अगर, तो वो माइल्ड एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है। बट अगर वैल्यू 4 या 4 से नीचे जाने लगती है, इट मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड। बिलो 7, जैसे जैसे हम 7 से ऊपर अप टू 14 बढ़ते हैं, बेसिक नेचर बढ़ता जाता है सब्सटेंस का। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अप टू 14, तो वो बेसिक है नेचर का सब्सटेंस, है ना। तो अगर वैल्यू 8 और 9 के आसपास है तो माइल्ड बेस। ठीक है, बट वही वैल्यू अगर 12 और 13 के आसपास है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा सब्सटेंस। ठीक है, तो 7 से नीचे पीएच वैल्यू का मतलब क्या है? H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्हेनियस की थ्योरी बताई थी। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड्स क्या है जो H प्लस आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, है ना। इधर यू कैन से एक्वस सॉल्यूशन और यू कैन से वाटर। ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में या यूं कहें एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो जितने ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेंगे उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
तो अगर मैं 5 और 6 pH वैल्यू वाले एसिड की बात करूं तो वो कम H प्लस आयन रिलीज करता होगा एज कंपेयर टू एसिड हैविंग pH वैल्यू 0, 1 और 2, राइट। तो 7 से नीचे H प्लस आयन ज्यादा रिलीज होते जाएंगे जैसे जैसे हम 7 से नीचे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर pH वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक है सब्सटेंस, है ना। इट मींस कौन से आयन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयंस। तो जैसे जैसे 7 से ऊपर वैल्यू बढ़ेगी pH की अप टू 14, OH माइनस आयन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते जा रहे हैं, ओके। 8 और 9 pH वैल्यू है तो कम OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है वो सब्सटेंस। बट अगर वैल्यू किसी सब्सटेंस की 12, 13 या 14 आ रही है pH वैल्यू, इट मींस वो ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, ये मतलब है इसका, ओके। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो OH माइनस आयन रिलीज ही नहीं करता होगा, करता होगा। बट जितने OH माइनस आयन रिलीज करता होगा उससे ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करता होगा, इसीलिए वो एसिडिक है नेचर का। सिमिलरली कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता होगा, करता होगा। बट जितने H प्लस आयन रिलीज करता होगा उससे ज्यादा OH माइनस आयन रिलीज करता होगा, इसीलिए वो नेचर का कैसा है, बेसिक है, ठीक है। तो हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इस pH स्केल, इस pH की वैल्यू का क्या रोल है ना। तो ये हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ, ओके। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई हम ये pH वैल्यू जो है ये निकालते किससे हैं, है ना। हाउ टू फाइंड आउट pH। तो pH कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने लिटमस पेपर की बात करी थी। तो लिटमस पेपर दो कलर में आते हैं, ब्लू और रेड। तो लिटमस पेपर हमें यह बता देगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, बट उसकी pH वैल्यू नहीं बताएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अगर रेड लिटमस पेपर उस सब्सटेंस की प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है तो वो सब्सटेंस बेसिक है ना। और अगर ब्लू लिटमस पेपर उस सब्सटेंस की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, इट मींस वो सब्सटेंस एसिडिक है। तो ये तो पता चल गया एसिडिक है, यानी pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में होगी। बट कितनी है वो कैसे पता करें, है ना। तो एक आता है pH पेपर, ठीक है। ऐसा लंबा सा एक पेपर का स्ट्रिप होता है और इसमें अलग अलग कलर होते हैं, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, है ना। अलग अलग कलर्स होते हैं इसमें, इस स्ट्राइप पे। इस पेपर को जिस सब्सटेंस की हमें pH वैल्यू निकालनी है उसमें हम डिप कर देते हैं। तो इस पेपर में एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो जो कलर आया उसको इस शेड कार्ड से मैच करेंगे, है ना। मान लो कि भाई ग्रीन कलर हो गया और यहां पे लिखा है 7.2, है ना, और यहां पे कलर चेंज हो गया उसका। तो उस सब्सटेंस की वैल्यू कितनी हो गई, pH वैल्यू 7.2, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं pH पेपर। ऐसे ही एक सॉल्यूशन आता है जिसे हम बोलते हैं pH इंडिकेटर। तो एक लिक्विड है ये, है ना। मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। मान लो कि एसिडिक सॉल्यूशन है ना, लेमन वाटर है, ठीक है। हमें पता है कि लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो एसिडिक आएगा, इसका नेचर pH वैल्यू 7 से नीचे आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसमें pH इंडिकेटर, एक बॉटल आती है जिसमें एक सॉल्यूशन है, उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल दूंगा। तो इस टेस्ट ट्यूब वाले सॉल्यूशन का, लेमन वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। और उस
पीएच इंडिकेटर की बॉटल पे ही पीछे एक शेड कार्ड आता है, तो जो कलर टेस्ट ट्यूब में आया उस कलर को मैं शेड कार्ड से मैच करूंगा और उसके अगेंस्ट में उसकी पीएच वैल्यू मेंशन होगी, सो दैट विल बी द पीएच वैल्यू। ठीक है, अगर एसिडिक है तो बट ऑब्वियसली 7 से नीचे वैल्यू आएगी, है ना। और लेमन जूस है तो माइल्ड एसिड है, सो नियर अबाउट 5 to 6 वैल्यू आ जाएगी पीएच स्केल पे। ओके, पीएच वैल्यू। ओके, तो ये तो हो गए पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर और लिटमस पेपर, जिससे हम पीएच की वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है और कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, पहला है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पीएच वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है ना। सो हम जो भी खाना खाते हैं वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं, HCl, है ना। और वो HCl फूड को डाइजेस्ट करता है, राइट। तो HCl क्योंकि एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट मींस स्टमक में फूड को डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तब जाके वो फूड डाइजेस्ट होता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है ना, लाइफ प्रोसेस, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, है ना। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे होती है। ओके, सो हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर वो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तब उसको बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो लिवर हमारा बाइल जूस रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो बेसिक होता है नेचर का। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कभी कभी ऐसा होता है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कोई पसंद की चीज़ है ज़्यादा खा ली हमने, है ना, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड खा लिया, तो एसिडिटी हो जाती है। इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन जो है वो स्टमक में बढ़ गया है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं कभी कभी। एंटासिड्स मींस एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स मींस एसिड का एंटी, यानी बेसिक होता है जो नेचर का। अभी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे स्टमक में जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो हम कोई एंटासिड ले लेते हैं, एडिबल एंटासिड। वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना के उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना। इनो दे झट से आराम, बस। तो फिर इनो क्या है, इट इज अ माइल्ड बेस, एंटासिड है, एंटी एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, बहुत अच्छा एंटासिड है। ठीक है, तो एसिडिटी हो जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जा सकता है। ठीक है, सो बहुत सारे जो सिरप्स आते हैं, ठीक है, लिक्विड एंटासिड्स आते हैं, उसमें जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इन टूथ डीके, हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया, दांत सड़ना स्टार्ट हो गए। तो अभी एक्चुअली है क्या, हमारे जो टीथ्स की
जो मटेरियल जिस सब्सटेंस हमारे टीथ बने हैं ना, वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना है, ठीक है। और हमारी बॉडी का सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है ये, ठीक है। इवन देन ऑल्सो वो खराब हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जब हम खाना खाते हैं तो उस फूड का लेफ्ट ओवर कुछ ना कुछ पार्ट हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमें गार्गल करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए, ठीक है। तो जनरली हम रात को स्किप कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो अब क्या होगा, हमने खाना खाया, उस खाना का, उस फूड का लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में ही रह जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे हमारे माउथ में माइक्रोबियल अटैक बढ़ता जाता है, बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरियल अटैक होता है उस फूड पे, वो उस फूड को डीकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस में एसिड प्रोड्यूस होने लगता है हमारे माउथ में। तो अभी उस एसिड से हमें तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक उसकी pH 6 या 6.5 के आसपास है, तो बहुत माइल्ड एसिड है। बट जब pH वैल्यू 5.5 से भी नीचे आने लगती है, तब वो एसिड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारे टीथ्स की जो अपर लेयर है, जिसे हम एनिमल बोलते हैं, उसको वो डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, जिससे हमारे दांतों में कैविटीज भी हो सकती हैं। तो इसीलिए हम सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, वी क्लीन आवर टीथ। अभी उस टूथपेस्ट में एक्चुअली है क्या, उसमें भी एक माइल्ड बेस होता है। अब ये बेस इस एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज टूथपेस्ट टू क्लीन आवर टीथ, ओके। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस इन टूथ डीके। तो अगर दांतों को बचाना है, अच्छा रखना है, तो रात को भी खाना खाने के बाद सोने से पहले हम ब्रश कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। अपने खुद के बचाव के लिए एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी पीएच को यूज करते हैं। कैसे? सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनी बी। हनी बी जब काटती है ना, या वो जो वैस्प होता है ना, वो जब काट लेता है तो बहुत पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना, वो पूरा एरिया रेड हो जाता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये उनके सेल्फ डिफेंस के लिए होता है ना, वो अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं। जब वो स्टिंग करते हैं तो उस स्टिंग में एक एसिड होता है ना, मोस्टली वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम है मीथेनोइक एसिड। तो जिसने भी अभी तक चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है, उनको लग रहा होगा कि यार ये मीथेनोइक एसिड क्या आ गया, दो नाम आ गए। कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। एज ऑफ नाउ जस्ट लर्न दिस, द कॉमन नेम ऑफ दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड एंड द IUPAC नेम इज मीथेनोइक एसिड। तो जब वो हनी बी या वैस्प हमें स्टिंग करता है, वो ये वाला एसिड उस पर्टिकुलर प्लेस में रिलीज कर देता है। अब एसिड तो एसिड है ना, इसकी pH वैल्यू 7 से नीचे है, सो नियर अबाउट 4 और 5 के बीच में होती है कुछ वैल्यू, तो वहाँ पे बट ऑब्वियसली हमें इरिटेशन होगा, स्वेलिंग भी हो जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो खुद को बचा लेते हैं अपने प्रीडेटर से, राइट। तो अगर ऐसा स्टिंग आपको किसी ने किया है, किसी एनिमल ने या इंसेक्ट बाइट आपको हुआ है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी इस एसिड को न्यूट्रल करना है ना। तो इंडिया में तो सब लोग अपने अपने नुस्खे देने वाले बहुत लोग होते हैं कि ये लगा लो, इस पे ये लगा लो, ये करो वो करो। बट हमें क्या करना है, क्योंकि ये एसिड है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कोई भी माइल्ड बेस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं,
ठीक है। सोप यूज़ कर सकते हैं, सोप बेसिक होता है नेचर का। टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल वाला, ठीक है, टूथपेस्ट लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो किचन में बेकिंग सोडा अवेलेबल होता ही है, हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं, वो बेसिक होता है नेचर का, ठीक है। राइट, सो वी कैन अप्लाई एनी माइल्ड बेस ओवर दैट बी स्टिंग, है ना, बी स्टिंग और इंसेक्ट बाइट यू कैन से, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जब लाल चींटी काटती है ना तो भी ऐसा ही हो जाता है, होती छोटी सी है बट खतरनाक काटती है, एकदम स्टिंग खतरनाक होता है उसका, है ना। तो जब वो काटती है, एंट बाइट जब होता है तो वो भी ये फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, रेड एंट को हम फॉर्मिका भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ना। लाल चींटी को फॉर्मिका भी कहा जाता है। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा फॉर्मिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या रिलीज कर देती है, फॉर्मिक एसिड, इसीलिए उसको फॉर्मिका भी कहा जाता है। रेड एंट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिका बिकॉज इट रिलीजेस फॉर्मिक एसिड व्हेन इट बाइट्स, ओके। तो ये आप देख रहे हो कुछ डे टू डे लाइफ की प्रोसेसेस हैं, और जहाँ पे ये पीएच वैल्यू हमें कहीं ना कहीं काम आ रहा है, या क्या उसकी प्रेजेंस से होता है ना। कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जैसे नेटल, है ना। ये जो प्लांट होता है, ये अगर हमें टच भी कर जाए इसकी लीव्स, तो अनबेरेबल ईचिंग होता है, इरिटेशन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग भी आ सकती है ना। अगेन इस प्लांट में फॉर्मिक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, है ना। तो वो हमारी स्किन पे आ जाता है, जिस वजह से इस तरह की इरिटेशन होती है। अभी नेचर ने क्या ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जहाँ पे नेटल प्लांट होता है ना, उसके आसपास ही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, आसपास ही एक डॉग प्लांट भी होता है, डॉग प्लांट। और ये प्लांट की लीव्स इस नेटल स्टिंग का नेचुरल रेमेडी है ना। इस डॉग प्लांट की लीव्स को उठा के थोड़ा सा मल्च करके उसको उस जहां पे टच हुआ है ये नेटल लीफ, वहां पे हम लगा देंगे तो वो इरिटेशन ठीक हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें होता है एसिड और इसमें होता है बेस। अभी डॉग प्लांट कैसे ढूंढना है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। बट ऐसा कहा जाता है कि जहां आसपास नेटल प्लांट होता है उसके आसपास डॉग प्लांट भी होता है। नेटल प्लांट को हिंदी में बोलते हैं बिच्छू बूटी, है ना। बिच्छू की तरह स्टिक कर लेता है ये, इसलिए बिच्छू बूटी इसको कहा जाता है ना। ओके, एसिड रेन आप सबने सुना है। अब एसिड रेन क्या होता है ना। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक है। उसमें से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। तो ये जो हमारा व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन है या फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से होने वाला पोल्यूशन है, उसके अंदर ये गैसेस होती हैं, और ये गैसेस एटमॉस्फेयर में एसिड बना लेती हैं, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड बन जाता है मोस्टली HNO3। तो अब जब बारिश होगी ना तो ये एसिड भी रेन वाटर के साथ अर्थ की सरफेस पे आ जाएगा, उसे ही हम एसिड रेन बोलते हैं। और क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है ना, 5 और 6 के बीच में लगभग कुछ होती है, 5 से नीचे भी चला जाता है कभी कभी, तो वो बारिश अच्छी बारिश नहीं है, ठीक है। वो एनिमल्स को भी हार्म करेगी, ह्यूमंस को भी हार्म करेगी, बहुत सारे स्किन डिजीजेज, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्रॉप्स पे वो पानी गिरेगा एसिडिक, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द क्रॉप्स एज वेल, है ना। क्रॉप डेवलप नहीं हो पाती हैं पूरी तरीके से। मॉन्यूमेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है एसिड रेन,
है ना। आगरा में ताजमहल के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो जो मार्बल है वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है, येलोइश होता जा रहा है कलर में, है ना। उस डिजीज को नाम दिया गया है मार्बल कैंसर। तो वो एसिड रेन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मार्बल कैंसर के लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एसिड रेन इज। सॉइल की पीएच, है ना, सॉइल की पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मैं एक फार्मर हूं और मैं अपने क्रॉप फील्ड में कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करना चाहता हूं, बट वो क्रॉप ग्रो होगी या नहीं होगी उस लैंड में मैं कैसे पता करूंगा? क्योंकि सॉइल में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए कुछ स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, तो वो न्यूट्रिएंट है या नहीं है ना। और उस सॉइल की पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। सॉइल की पीएच वैल्यू 6 to 7 के बीच में कुछ होना चाहिए, वो अच्छा रहता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो मैं क्या करूंगा, उस सॉइल का सैंपल लूंगा और उसको लैब टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। सो मुझे उसकी पीएच वैल्यू पता चल जाएगी, उसमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी तो मैं मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करके उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता हूं, है ना। बट पीएच वैल्यू, मान लो कि वो ज्यादा एसिडिक है सॉइल, है ना, मान लेते हैं कि वो एसिडिक सॉइल है और मुझे इसको थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक बेस ऐड कर दूंगा, बेसिक नेचर का कोई भी सब्सटेंस ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या होगा ये डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पे, है ना। तो वो जो किसान केंद्र वाले, किसान कृषि केंद्र वाले होते हैं ना, वो गाइड करते हैं कि आपको ये वाला बेसिक सब्सटेंस इसके अंदर मिला देना चाहिए। तो ये एसिडिक सॉइल है, उसमें बेस मिलाओगे तो वो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो 6.5 से 7 के अराउंड जब वो शिफ्ट हो जाता है तो वो एक आइडियल पीएच है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। मान लो कि मैंने टेस्ट कराया और वो सॉइल निकला बेसिक, निकला नेचर का, तो अभी उसमें क्या हम मिला सकते हैं, कोई माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस हम मिला देंगे, तो फिर बेसिक से पीएच को न्यूट्रल की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल का पीएच प्रॉपर होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ भी प्रॉपर होगी, ओके। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ और डे टू डे लाइफ, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।